नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 20 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, पिछले 3 दिनों से कुछ समस्या के कारण हमारे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, जो वीडियोस आज 21 जनवरी को आपको संडे को इन तीनों दिनों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें 18 जनवरी का वीडियोस अपलोड किया जा चुका है, 19 का भी किया जा चुका है और ये 20 का वीडियोस रहेगा और 22 जनवरी से आपको नियमित टाइम पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। तो दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह है उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। SSB के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा भाईचारा। भारत नेपाल सीमा पर और भारत भूटान की सीमा पर यह सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। अन्य सशस्त्र बलों के बारे में देखें तो यहाँ पर यह आपको जानकारी सभी के बारे में दी गई है। ठीक है, उनकी स्थापना, आदर्श वाक्य और उनकी तैनाती और वर्तमान में अपडेटेड उनके महानिदेशक कौन हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है चेन्नई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जनवरी को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया है और ये पहली बार है कि इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दक्षिण भारत में तमिलनाडु के 4 शहरों में चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका आयोजन जो है पहली बार दक्षिण भारत में हो रहा है और इसमें कुल 26 खेलों में देखिए 5500 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। पहली बार तमिलनाडु के मूल खेल सिलंबम को एक प्रदर्शन खेल के रूप में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु का मूल खेल सिलंबम इसमें पहली बार प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल हुआ है, ना कि प्रतियोगिता के रूप में। यानी इसमें पदक नहीं मिलेंगे, केवल इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में सभी प्रकार के खेलों का जनमानस तक सुलभ करने की एक पहल के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी और अब तक कुल 12 खेलो इंडिया गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के स्तर पर इनके कुल 12 प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 5 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 3 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की 3 प्रतियोगिताएं और एक खेलो इंडिया पैरा गेम्स की प्रतियोगिता आयोजित हो चुकी हैं। नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कंपाला, युगांडा में। 2 दिवसीय 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम शॉर्ट में कहा जाता है नॉन अलायंस मूवमेंट, तो इसके शिखर सम्मेलन 19 जनवरी को युगांडा के कंपाला में शुरू हुआ है और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने किया है और इसका जो विषय रहा है वो रहा है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, अगर हम इस आंदोलन की बात करें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो इसकी स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान की गई थी। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया था, तो विश्व में 2 धड़े बन रहे थे, एक तो जो रूस के पक्ष में थे और एक अमेरिका के पक्ष में थे। लेकिन भारत जैसे देशों ने, ठीक है, तो किसी भी गुट में नहीं शामिल होकर के उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसकी शुरुआत 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी और जो नाम की मूल धारणा है वो 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांगडुंग सम्मेलन में हुई थी और इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है, पहला नाम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। और इस सम्मेलन में यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्रोज टीटो और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा और मिस्र के गमाल अब्देल नासिर और इंडोनेशिया के सुकार्नो, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने भाग लिया था। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट
हवाई अड्डे पर किया गया है। और जो इसका उद्घाटन है वो 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। जो 8वां विंग्स इंडिया 2024 है उसका आयोजन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत ये प्राधिकरण है इसने और फिक्की के सहयोग से प्रत्येक 2 वर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और जो 2024 का आयोजित किया गया है उसका विषय रहा है अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। तो ये इतनी बड़ी थीम रही है। जनवरी 2024 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष डाक स्मारक टिकट जारी किए हैं, जिनमें भगवान गणेश, भगवान हनुमान, राम मंदिर, जटायु, केवटराज और मां सबरी के ऊपर डाक टिकट जारी किए गए हैं। इसके साथ ही विश्व के कई देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए थे उनकी एक एल्बम को भी जारी किया गया है। भारत में डाक विभाग की बात करें तो 1766 में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया था। 1 जुलाई 1852 में कराची से जारी हुआ सिंध डाक टिकट एक कागज था। पेनी ब्लैक दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट 1 मई 1840 को ग्रेट ब्रिटेन में जारी किया गया था। तो जो सिंध डाक टिकट था वो भारत का पहला डाक टिकट था। 1947 में देश आज़ाद होने पर उसी वर्ष 21 नवंबर को पहला डाक टिकट जारी हुआ था और इस डाक टिकट पर जय हिंद व इंडिया लिखा था। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया है। तो बोइंग अमेरिका की विमानन कंपनी है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1916 को सिएटल वाशिंगटन में विलियम बोइंग ने करी थी। तो इस कंपनी का जो है एक परिसर स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। एवं भारत की अधिक लड़कियों को विमानन क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत भी यहाँ पर की थी प्रधानमंत्री जी ने। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने अपने तीसरे सीजन के लिए बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जो वॉलीबॉल की लीग होती है उसने जो है ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मिलकर ऋण देने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं इरेडा, और इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, इन दोनों ने समझौता किया है। किसके लिए? तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 18 जनवरी को 2 ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इक्विटी निवेश क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ स्थापित या कोई कंपनी होती है तो वो अपने लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है, जो मार्केट में शेयर रिलीज किए जाते हैं। तो उससे जो पैसा आता है वो कहलाता है इक्विटी निवेश। तो 2 ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और ये संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा लगाए जाएंगे। और इनका लक्ष्य लोगों को उचित लागत पर किफ़ायती बिजली प्रदान करना है। और ये कहाँ लगाए जाएंगे? तो एक लगाया जाएगा अमरकंटक ताप विद्युत पावर स्टेशन, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक महू में पड़ता है। और दूसरा लगाया जाएगा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन, जो ओडिशा में महानदी बेसिन में है। तो दोनों याद रखिए, इनके लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट ऐतिहासिक पुरी उड़ीसा का एक शहर है, वहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर। तो इसके चारों ओर ये हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसका नाम जो दिया गया है वो है श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प। तो इसके निर्माण के लिए ये 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेरिटेज कॉरिडोर की शुरुआत की है। जनवरी 2024 में टेस्ट एटलस ने 2023-24 के लिए मसाला चाय तो जो भारत की जो चाय होती है वो दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा गैर अल्कोहलिक पेय नामित किया गया है।
ठीक है। तो दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा गैर एल्कोहलिक पेय पदार्थ कौन सा है? तो ये मसाला चाय है जो भारत की है, ठीक है। टेस्ट एटलस है वो विश्व में एक प्रकार की लोकप्रिय भोजन और यात्रा गाइड है, और इस सूची में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है वो मिला है मैक्सिको के अगुआस फ्रांसिस्कास को, ठीक है। तो इसको सर्वश्रेष्ठ पेय पदार्थ का दर्जा मिला है। तो देश के बाहर, भारत के बाहर विदेशों में यूपीआई भुगतान का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटक या जो भारतीय व्यापारी जो विदेशों में जाते हैं तो वो आसानी से भुगतान कर पाएँ वहाँ पर, जिससे यूपीआई वहाँ पर भी चले। तो इसके लिए एनपीसीआई ने गूगल इंडिया के साथ समझौता किया है और गूगल पे के माध्यम से विदेशों में हम भुगतान कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय है, मेटी शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके सचिव एस कृष्णन ने केरल में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र IoT-COE, ठीक है, शॉर्ट में इसे कहा गया है, और फुल फॉर्म है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। तो इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? केरल में। IDC की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरियन कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए एप्पल 2023 में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन ग्लोबली बेचे हैं, ठीक है। तो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन किसने बेचे हैं? तो वो बेचे हैं एप्पल ने, ये रिपोर्ट आई है। जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा, ठीक है, तो इसने अपना एक मून मिशन या जो चंद्रमा का मिशन भेजा था, तो ये मिशन जो है 20 जनवरी को चंद्रमा पर लैंड करेगा, ठीक है। और अगर ये सफल लैंडिंग कर लेता है तो ये चंद्रमा पर उतरने वाला जापान 5वां देश बन जाएगा। पिछले साल 7 सितंबर 2023 को जापान ने स्मार्ट सेंटर फॉर इन्वेस्टिंग मून स्पेसक्राफ्ट से इस मिशन को लॉन्च किया था। L&T कंस्ट्रक्शन, ठीक है, के रेलवे रणनीतिक व्यापार समूह ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए के एक महत्वपूर्ण खंड के लिए 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है, ठीक है। तो जो लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन है तो उसने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है तो उसमें जो है कार्य करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। अगली खबर है महाराष्ट्र में 1 गीगावाट की क्षमता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए अडानी समूह 50,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र में निवेश करेगा। अगली खबर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे भी नहीं कर सकते हैं और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नई गाइडलाइंस आई हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। खबर है भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता HDFC बैंक लिमिटेड सिंगापुर में अपनी पहली शाखा सक्रिय रूप से स्थापित करने जा रहा है। ICICI बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ICICI बैंक कनाडा ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा पेश किया है, ठीक है। तो ये कनाडा में लॉन्च किया गया है मनी टू इंडिया ऐप। चीन को जनसांख्यिकी संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो ये हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है क्योंकि 2023 में लगातार दूसरे वर्ष इसकी जनसंख्या में गिरावट आ रही है। इसका कारण है जन्म दर में गिरावट और मृत्यु दर में वृद्धि। तो वहाँ पर जो है नए बच्चों का जन्म कम हो रहा है जबकि वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा हो रही है। इसके कारण वहाँ पर जनसांख्यिकी संकट का सामना करना पड़ रहा है चीन में। पिछले साल भारत चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ करके शीर्ष स्थान पर पहुंच गया था। वर्ष 19 जनवरी को मनाया जाने वाला कोकबोरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है, और ये भारत के त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह दिन त्रिपुरी लोगों की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया जाता है, ठीक है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल के बेझिंजम में एक कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो इन कृत्रिम परियोजनाओं की चट्टान की शुरुआत इसलिए की गई है कि इसमें मछली रहेंगी, उनका विकास ज़्यादा होगा, जिससे जो है मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जो मछुआरे हैं उनकी आय को भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए।
धन्यवाद।